हेलो, नमस्ते, वेलकम। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता, और साथ ही साथ हम आज बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में या नाभिकीय जो क्रियाएं हैं उनके बारे में, नाभिकीय रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनके बारे में। और इन रासायनिक क्रियाओं पर, इन नाभिकीय रासायनिक क्रियाओं पर आधारित जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनके बारे में भी हम आज की क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। और इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुप्रयोग लिए जाते हैं उनको भी हम आज के क्लास में समाहित करेंगे। लेकिन क्लास को प्रारंभ करने से पहले, जैसा मैं हर क्लास के प्रारंभ में आपको बताता हूं, ये जो हमारी क्लास है ये जनरल साइंस स्पेशल बैच के अंतर्गत रहने वाली है। और जनरल साइंस स्पेशल बैच को हमने मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनके विद्यार्थियों के लिए चालू किया है। यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क ये उपलब्ध रहने वाला है। मीमांसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर जनरल साइंस स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और इस बैच में जनरल साइंस के सभी टॉपिक्स आपको क्रम से एक व्यवस्थित रूप से निःशुल्क रूप से उपलब्ध होने वाले हैं। ये जो पाठ्यक्रम हमारे इस बैच का डिजाइन किया गया है ये सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। एनसीईआरटी की जितने भी तथ्य जनरल साइंस के बारे में दिए गए हैं, कक्षा 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है विज्ञान की, उन सभी तथ्यों को इस पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। और साथ ही साथ प्रश्नों की जो प्रकृति है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्नों की प्रकृति है उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रेडियो सक्रियता के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेडियो सक्रियता का बेसिक कॉन्सेप्ट की रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता आखिर होती क्या है। खोज की यदि हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की जो खोज सबसे पहले की थी वो हेनरी बेकेल, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पी क्यूरी के द्वारा की गई थी। ये बात हुई खोज की। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, अवधारणा की, कि रेडियो एक्टिविटी आखिर होती क्यों है और उसके होने का कारण क्या है। तो कारण के पीछे हम यदि हम जाएंगे तो एक सृष्टि के सामान्य सा सिद्धांत इसका भी कारण है। और सृष्टि का ये सामान्य सा सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वो क्या होना चाहता है? स्थायी होना चाहता है, परमानेंट होना चाहता है और अपने अस्थायित्व को दूर करने की कोशिश करता है। तो वही कार्य रेडियो एक्टिविटी के तहत भी किया जाता है। तो ऐसे परमाणु जिनके जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है अर्थात परमाणु भार जो होता है वो 83 से अधिक होता है, ऐसे जो भी परमाणु हैं जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 83 से अधिक होता है, या ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की जो संख्या है उसका अनुपात 1 से अधिक होता है। कहने का तात्पर्य है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होगी तब ही n बटा p का मान 1 से अधिक आएगा। तो ऐसे प्रकार के नाभिक, कैसे? ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 83 से अधिक हो, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो और नाभिक का आकार क्या हो? बड़ा हो। तो ऐसे सभी नाभिक क्या हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया अस्थायी चीज स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो ये नाभिक या ये परमाणु जिनका परमाणु भार 83 से अधिक है, ये भी अस्थायी होने के कारण स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और स्थायी प्रकार के परमाणु में परिवर्तित होना चाहते हैं। और इसके लिए ये अल्फा किरणों, बीटा विकिरण या गामा विकिरण का क्या कर देते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं। और इस उत्सर्जन के द्वारा ये स्थायी नाभिक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी, ये अस्थायी नाभिक अपेक्षाकृत स्थायी नाभिकों में क्या हो जाते हैं? स्थायी परमाणुओं में परिवर्तन हो जाते हैं। और इन अल्फा, बीटा और गामा किरणों का जो विकिरण होता है वही क्या कहलाता है? रेडियो सक्रियता कहलाता है। और ऐसे परमाणु जिनसे
इस प्रकार का उत्सर्जन होता है वो रेडियो एक्टिव परमाणु कहलाते हैं। तो ये था रेडियो एक्टिवता का या रेडियो सक्रियता का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा, अस्थायी नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया किसको जन्म देती है, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता को जन्म देती है। 3 प्रकार के कणों की हमने बात की यहाँ पर। पहला अल्फा किरणों का विकिरण होता है, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। आइए तीनों ही विकिरणों की विशेषता को हम देख लेते हैं। तीनों की यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति नाभिक से होती है। परमाणु में जो केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु की संरचना को हम देखें तो केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही जो विकिरण होती है उनकी उत्पत्ति किससे होती है, नाभिक से होती है। किससे होती है, नाभिक से होती है। और जब कोई नाभिक क्या करता है, उत्सर्जन करता है इन विकिरणों का, तो प्रारंभ में सबसे पहले अल्फा विकिरण और उसके बाद में बीटा विकिरण और सबसे बाद में गामा विकिरण का उत्सर्जन होता है। तो कहने का तात्पर्य है अल्फा और बीटा का विकिरण क्या होता है, पहले होता है, इनका उत्सर्जन पहले होता है, और अल्फा और बीटा जो विकिरण हैं उनके उत्सर्जन हो जाने के पश्चात नाभिक से गामा विकिरण का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब बात करें यदि आवेश की, तो अल्फा जो विकिरण है वो धनावेशित होती है, बीटा जो विकिरण है वो ऋणावेशित होती है, जबकि गामा जो विकिरण होती है वो उदासीन होती है, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन प्रकार की विकिरण होती हैं। द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो अल्फा विकिरण का द्रव्यमान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जबकि बीटा का 9.1 की घात 10 की 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg होता है, जबकि गामा जो विकिरण होती है वो भारहीन होती है, द्रव्यमान रहित होती है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, नहीं होता है। आवेश की यदि हम बात करें तो आवेश जो अल्फा विकिरण जो होता है उसका आवेश +2 होता है, जबकि बीटा जो विकिरण होती है उसका जो आवेश होता है वो -1 होता है। गामा विकिरण जैसा आपने देखा था उदासीन होती है, किसी प्रकार का आवेश इस पे होता ही नहीं है। चूंकि अल्फा और बीटा दोनों पर क्रमशः धनावेश और ऋणावेश होता है, तो धनावेशित और ऋणावेशित जो कण होते हैं वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और गामा विकिरण पे जैसा आपने देखा था ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, उदासीन होती है, इसलिए गामा विकिरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहती है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। यदि अल्फा विकिरणों को हम देखें तो अल्फा विकिरण कुछ और नहीं हीलियम नाभिक है। क्या है, हीलियम का ही नाभिक है। और जैसा आपने देखा है इनका जो आवेश आपने देखा तो 2+, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर आवेश जो होता है इसीलिए 2 धनात्मक 2+ इस पे क्या होता है, आवेश होता है। अल्फा, बीटा और गामा विकिरण जब निकल जाती है किसी परमाणु से, तो उस परमाणु पर जो पड़ने वाला प्रभाव होता है उस प्रभाव को हम सोडिफाइजन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें देखी हमने अल्फा, बीटा और गामा विकिरण के बारे में। रेडियो सक्रियता के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा। बेसिक कॉन्सेप्ट के समझने के बाद में अल्फा, बीटा विकिरण, अल्फा, गामा, बीटा विकिरण जिनके कारण रेडियो सक्रियता होती है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करेंगे कि रेडियो सक्रियता को हम पढ़ क्यों रहे हैं, किस किस चीज में इसका अनुप्रयोग है कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो हम बात करें तो रेडियो सक्रियता जो है वो नाभिकीय विखंडन का आधार है। नाभिकीय विखंडन रेडियो सक्रियता के माध्यम से ही होता है, इसलिए नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु भट्टी और परमाणु रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रेडियो सक्रियता का अनुप्रयोग है। इसी प्रकार नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन बम हैं, वो भी रेडियो सक्रियता के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। कार्बन डेटिंग जिसके द्वारा क्या किया जाता है, पेड़ों की, जीव जंतुओं की उम्र का मालूम किया जाता है, उनकी एज पता लगाई जाती है, वो भी किसका अनुप्रयोग है, रेडियो सक्रियता का ही एक अनुप्रयोग है। इसी प्रकार कृषि के भी रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में कुछ अनुप्रयोग हैं, क्या है वे आगे हम देखेंगे।
चिकित्सा क्षेत्र में भी इसके अनुप्रयोग हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी इसके अनुप्रयोग हैं, और पृथ्वी और उल्का पिंड की आयु का पता लगाना भी रेडियो सक्रियता के माध्यम से किया जाता है। आइए एक एक करके सभी अनुप्रयोगों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से रेडियो सक्रियता इन उपयोगों में क्या है, लाभदायक है, सहायक है। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। तो पहले हम जानेंगे नाभिकीय विखंडन आखिर होता क्या है। तो नाभिकीय विखंडन देखिए, ऐसे जितने भी परमाणु जिनकी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या है, या तो 30 से कम है, तो दो स्थितियां हैं, या तो परमाणु भार क्या है 30 से कम है, और दूसरी स्थिति क्या है, परमाणु भार क्या है 170 से क्या है अधिक है। 30 से तो कम है या 170 से अधिक है। उन परमाणुओं में क्या होता है, देखिए परमाणु में क्या होगा, नाभिक के चारों ओर क्या होंगी, कक्षाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालेंगे, और इस नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। अब इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधे रखने के लिए क्या होती है, नाभिक में क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है। अब जो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, या तो 30 से कम है या 170 से अधिक है, उन परमाणुओं में बंधन ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है। बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने की जो क्षमता होती है वो उन परमाणुओं में काफी कम होती है, बहुत कम होती है, जिसका परिणाम क्या होता है, उनके नाभिक क्या हो जाते हैं, या तो टूट जाते हैं या फिर आपस में संयुक्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है 30 से कम जिनकी द्रव्यमान संख्या है जिन परमाणुओं की, उनके नाभिक तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और 170 से अधिक जिनकी द्रव्यमान संख्या है उनके नाभिक क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस प्रकार नाभिक का जुड़ना भी हो सकता है या टूटना भी हो सकता है। जब दो नाभिक टूटते हैं, जब दो नाभिक मिलते हैं, तो उसको तो क्या कह दिया जाता है, नाभिकीय संलयन कह दिया जाता है। और जब एक नाभिक टूटकर दो नाभिक बनाता है या अधिक नाभिक बनाता है, अधिक न्यूक्लियस बनाता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन कह देते हैं। दोनों ही स्थितियों में क्या निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। संलयन की यदि हम बात करें तो नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा कहीं अधिक ऊर्जा निकलती है। चूंकि दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी हो जाती हैं ये प्रक्रियाएं। और ये इस प्रकार नाभिकीय जो विखंडन होती है और नाभिकीय संलयन होती है, वो ऊर्जा उत्पादन को क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं, और उनके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाओं में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, पिक्चर में देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन का तात्पर्य है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत क्या होता है, ये जो नाभिक है इसमें क्या होते हैं, इस नाभिक में जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। इनको बांधे रखने की क्षमता यदि कम हो जाती है तो क्या हो सकता है, विखंडन भी हो सकता है और संलयन भी हो सकता है। तो विखंडन किस स्थिति में होगा, जब द्रव्यमान संख्या इस नाभिक की क्या होगी, 170 से अधिक होगी। उस स्थिति में ये दो हल्के नाभिकों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि इसका उल्टा भी हो जाता है, कब, जब दो हल्के जो नाभिक हैं जिनकी बंधन ऊर्जा कम है, ये आपस में जुड़कर एक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी नाभिक बना लें संयुक्त होकर, उसे क्या कह देते हैं, नाभिकीय संलयन। आइए दोनों के बारे में जानकारी बात करते हैं। नाभिकीय विखंडन की यदि हम बात करें तो हमने देखा था कि एक जो अस्थायी परमाणु था वो टूटकर अपेक्षाकृत स्थायी परमाणुओं में क्या होता है, परिवर्तित होता है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, निकलते हैं। जैसे हमने यहां बात करी, यूरेनियम का एक नाभिक है, इस यूरेनियम के नाभिक पर क्या किया जाता है, जब न्यूट्रॉन का प्रहार करवाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये यूरेनियम का जो नाभिक है, यूरेनियम का जो परमाणु है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटकर क्या करता है, दो नाभिक पुनः वापस से यूरेनियम के क्या बना लेता है, दो या अधिक नाभिक बनाता है। और साथ ही साथ क्या होती है, न्यूट्रॉनों की भी और अधिक न्यूट्रॉनों की भी उत्पत्ति होती है। ये न्यूट्रॉन पुनः इन यूरेनियम के नाभिक पर प्रहार करते हैं और पुनः ये नाभिक आगे अन्य नाभिकों में टूटते हैं, पुनः न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, पुनः ये न्यूट्रॉन इन पर प्रहार करते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और ये श्रृंखला अभिक्रिया अनवरत क्या रहती है, जारी रहती है। क्यों जारी रहती है, क्योंकि यूरेनियम के नाभिक प्राप्त होते जाते हैं
और इनके टूटने के लिए आवश्यक होता है न्यूट्रॉन का प्रहार, वो भी इस विखंडन प्रक्रिया में अनवरत रूप से न्यूट्रॉन प्राप्त होते रहते हैं। तो जब यूरेनियम के नाभिक पर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा कण का प्रहार करवाया जाता है तो यूरेनियम का नाभिक क्या हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, और विखंडित होकर 2, 3 या 4 क्या करता है, न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। ये न्यूट्रॉन फिर से क्या करते हैं, यूरेनियम से प्राप्त नाभिक जो होते हैं विखंडित होकर उन पर फिर से प्रहार करते हैं और फिर से ये क्रिया चलती रहती है और इस प्रकार से एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उत्पन्न होती है। और ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जब करवाई जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसको क्या कह दिया जाता है, परमाणु बम कह दिया जाता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। यदि इस अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित कर लिया जाए तो ये नियंत्रित प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो परमाणु बम से किस में बदल जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बदल जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, नियंत्रित, ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसको नियंत्रित कर लिया जाता है। नियंत्रित करके क्या कर लिया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और ये सारा प्रक्रम किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से किया जाता है। नाभिकीय जो संयंत्र हैं उनके माध्यम से किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा बॉम्बे ट्रोम्बे बार्क BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। किसके द्वारा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। अब प्रश्न उठता है किस नाभिकीय अभिक्रिया का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। तो नियंत्रण करने का तरीका क्या है कि जो आगे विखंडन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, न्यूट्रॉन के प्रहार के कारण हो रहा है। तो किसी तरीके से इन न्यूट्रॉनों के प्रहार को रोक दिया जाए तो क्या हो सकती है, जो अभिक्रिया है वो अनियंत्रित रूप से होने की जगह नियंत्रित रूप से हो सकती है। जैसे इस यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन के प्रहार से पुनः 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो कि आगे फिर से क्या करते हैं, यूरेनियम के नाभिकों पर प्रहार करते हैं। यदि किसी तरीके से केवल एक ही न्यूट्रॉन को रहने दिया जाए और इन बाकी के 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए, तो क्या हो सकता है, ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में बदल सकती है। अवशोषण के लिए क्या चाहिएगा, हमें अवशोषक चाहिएगा। लेकिन जब ये न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं इनका वेग इतना अधिक होता है कि इन्हें अवशोषित किया जाना संभव नहीं है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, वेग को कम करना पड़ेगा और फिर वेग कम करके क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा इन न्यूट्रॉन्स का। तो वेग को कम करने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कहलाता है मंदक या मॉडरेटर, और न्यूट्रॉन जो है अधिक मात्रा में जो न्यूट्रॉन है उनको अवशोषित करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो होता है अवशोषक या एब्जॉर्बर। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में बदलकर न्यूक्लियर रिएक्टर का रूप दिया जाता है, नाभिकीय संयंत्र का रूप दिया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने देखा था कि यदि ये इनिशियल जो न्यूट्रॉन इस पे प्रहार कर रहे हैं उससे पुनः क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो माना 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, यदि एक न्यूट्रॉन को क्या कर दिया जाए, अवशोषित कर दिया जाए, तो दूसरा न्यूट्रॉन केवल एक ही परमाणु को विखंडित वापस से कर पाएगा। आगे भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी, पुनः विखंडन होगा, जो न्यूट्रॉन निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी और अनियंत्रित मात्रा में ऊर्जा निकलने की जगह नियंत्रित मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहली चीज करनी पड़ती है न्यूट्रॉन का अवशोषण और दूसरा चीज करना पड़ती है न्यूट्रॉन के वेग को कम करना। न्यूट्रॉन का जो अवशोषण किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल रोड जिसे क्या बोलते हैं, अवशोषक बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। और अवशोषक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। जबकि अवशोषण करने से पहले न्यूट्रॉन के वेग को धीरे करने के लिए, कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, संदमक या मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। और मॉडरेटर के रूप में जो न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी होती है उसमें भारी जल या जल D2O जिसे भारी जल कहते हैं, या जल का या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है कैडमियम किस रूप में प्रयोग होता है, अवशोषक के रूप में, जबकि ग्रेफाइट भारी जल और जल किसके रूप में प्रयोग होता है,
मंदक के रूप में। मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन की स्पीड को धीरे करना, अवशोषक का कार्य है न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेना। और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया की जाती है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी में की जाती है, जिसका एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ मशीनरीज होती हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में बदला जाता है। कैसे? न्यूट्रॉन का अवशोषण करके और न्यूट्रॉन का मंदन करके। पूरी प्रक्रिया को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। कुछ और तथ्यों की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसा हमने देखा कि प्रयोग किसका किया जाता है, ईंधन के रूप में अक्सर यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यूरेनियम के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम के साथ में एनरिच्ड यूरेनियम का भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्लूटोनियम का या थोरियम का प्रयोग भी ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन कौन प्रयोग किया जा सकता है? प्राकृतिक यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। एनरिच्ड यूरेनियम की हमने बात की और प्राकृतिक यूरेनियम की हमने बात की। तो प्राकृतिक जो यूरेनियम होता है वो कौन सा होता है? 92U238। ये तो कौन सा हो गया? प्राकृतिक यूरेनियम। जबकि एनरिच्ड जो यूरेनियम होता है उसका फॉर्मूला होता है 92U235। तो 238, 235 नेचुरल यूरेनियम और प्राकृतिक यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। अब एनरिच्ड जो यूरेनियम होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार लो एनरिच्ड यूरेनियम। लो एनरिच्ड यूरेनियम में जो यूरेनियम जो होता है उसकी मात्रा 3 से लेके 5% तक की होती है। जबकि स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम में जो मात्रा होती है वो 0.8 से लेके 3% तक होती है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया थोरियम और प्लूटोनियम भी क्या होता है, ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त होता है। प्लूटोनियम का जो फॉर्मूला है वो है 94Pu239। तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक यूरेनियम, यूरेनियम 238, एनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये थे न्यूक्लियर रिएक्टर के ईंधन। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ प्रकार होते हैं, कई बार परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसे भी हमने विस्तार से इसलिए हमारे इस क्लास में सम्मिलित किया है। और वे प्रकार हैं, पहला क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, कुछ पुस्तकों में भी आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। पहले देखते हैं हम क्रिटिकल पावर प्लांट क्या होते हैं, क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का सिद्धांत यदि हम याद करें तो हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत क्या होता है, यूरेनियम का जो नाभिक होता है उस पर न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है। फिर ये क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है और विखंडित होकर आगे क्या होता है, अन्य नाभिकों में बदलता है और पुनः न्यूट्रॉन का क्या किया जाता है, प्रहार करा जाता है। तो ये था किसका सिद्धांत, न्यूक्लियर रिएक्टर का सिद्धांत। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य है न्यूट्रॉन का प्रहार मूल नाभिक पर और उसके बाद पश्चात विखंडन के पश्चात जो नाभिक प्राप्त होते हैं उस पर भी न्यूट्रॉन का क्या होता है, प्रहार होता है। यदि प्रारंभिक न्यूट्रॉन यानी इस न्यूट्रॉन के द्वारा, यदि प्रारंभिक न्यूट्रॉन द्वारा किए गए विखंडन, प्रारंभिक न्यूट्रॉन द्वारा किया गया विखंडन, जैसे ये इस न्यूट्रॉन ने कितने विखंडन किए, एक विखंडन करके क्या कर दिया, 2 यूरेनियम नाभिक बना दिए। तो इसके द्वारा विखंडन कितनी बार किया गया, एक बार। कितनी बार, एक बार। अब जो प्राप्त न्यूट्रॉन है इस विखंडन से वो कितनी बार विखंडन करता है उसको, और यदि हम देखें तो ये न्यूट्रॉन भी माना एक ही बार क्या करता है, यूरेनियम का विखंडन करता है। तो प्रारंभिक न्यूट्रॉन और उस न्यूट्रॉन के द्वारा उत्पन्न जो न्यूट्रॉन है उनके द्वारा किए गए विखंडन की संख्या यदि बराबर होती है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में तो उसे क्या कह देते हैं, क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर कह देते हैं। परंतु यदि प्रारंभिक न्यूट्रॉन द्वारा किए गए विखंडन की संख्या अधिक हो, अर्थात जो विखंडन के पश्चात उत्पन्न न्यूट्रॉन है उनके द्वारा किए गए विखंडन की संख्या प्रारंभिक न्यूट्रॉन द्वारा किए गए विखंडन से कम हो,
प्रारंभिक प्रारंभिक जो न्यूट्रॉन है वो तो माना क्या करे, 2 बार इस परमाणु को क्या करे, विखंडित करे। लेकिन आगे जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं वो इससे कम यदि क्या करते हैं, न्यूट्रॉन इससे क्या करते हैं, नाभिकों का विखंडन करते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्टर को क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर कह देते हैं। तो क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर में तो क्या होता है, जो प्रारंभिक न्यूट्रॉन होता है उसके द्वारा की गई विखंडनों की संख्या और उत्पन्न न्यूट्रॉनों के द्वारा की गई विखंडनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जबकि जो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें प्रारंभिक न्यूट्रॉन द्वारा जो विखंडन किए गए हैं उनकी संख्या अधिक होती है, जबकि उत्पन्न जो न्यूट्रॉन है उनके द्वारा किए गए विखंडन की संख्या कम होती है। तो ये थे क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ प्रकारों की हम बात करेंगे। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो मोटे तौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उन्हें 4 प्रकारों में हम बांट सकते हैं। पहला लाइट वाटर रिएक्टर, दूसरा हैवी वाटर रिएक्टर, तीसरा हाई टेम्परेचर रिएक्टर और चौथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या इन्हें लिक्विड मेटल रिएक्टर भी कहते हैं। आइए देखते हैं इन चारों प्रकार के रिएक्टर्स की, इन चारों प्रकार के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ईंधन कौन सा इनमें प्रयोग होता है, और संदमक या मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है, वो क्या कहलाता है, संदमक या मॉडरेटर कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट वाटर रिएक्टर में जो मॉडरेटर प्रयुक्त होता है वो तो क्या होता है, क्वथन जल, यानी जिसमें भाप उत्पन्न हो रही हो वो जल या संपीड़ित जो जल है वो मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि ईंधन के रूप में यहां लो एनरिच्ड यूरेनियम या यूरेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। जबकि हैवी वाटर जो रिएक्टर हैं उसमें मॉडरेटर के रूप में तो भारी जल या D2O का प्रयोग होता है, जबकि ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम या यूरेनियम डाइऑक्साइड का क्या होता है, प्रयोग होता है। हाई टेम्परेचर जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें ईंधन के रूप में तो लो एनरिच्ड यूरेनियम का प्रयोग होता है, जबकि मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। जबकि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं या लिक्विड मेटल रिएक्टर हैं उनमें ईंधन के रूप में तो प्लूटोनियम या यूरेनियम का प्रयोग होता है और मॉडरेटर या मंदक यहां आवश्यक ही नहीं होता है, अर्थात जो तेज गति वाले न्यूट्रॉन हैं उनको ही सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। यहां न्यूट्रॉन की गति को कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किसमें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। इसीलिए इनका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट जो न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं उनको सीधे ही अवशोषित कर लिया जाता है, उनको उनके वेग को धीरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये थे न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ प्रकार। अब भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो भारत ने लगाए हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ है उसकी यदि हम बात करें तो जो प्रारंभिक चरण था भारत में, उस चरण में न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो भारत में प्रयुक्त होता था, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में वो प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होता था, और संदमक के रूप में या हम कहते हैं मॉडरेटर के रूप में जो प्रयोग किया जाता था वो किसका प्रयोग किया जाता था, भारी जल का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद भारत में नई टेक्नोलॉजी के द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाए गए और इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जैसा आपने देखा प्लूटोनियम और थोरियम का उपयोग भी ईंधन के रूप में होने लगा और संदमक की यहां जरूरत ही नहीं थी, संदमक की जरूरत ही नहीं थी। तो प्लूटोनियम का प्रयोग अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में, तो शुरुआती चरण में ईंधन के रूप में हमने प्रयोग किया क्या, यूरेनियम, और बाद में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किसके रूप में आ गए, प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने लग गए। और इन रिएक्टर में जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, त्वरित न्यूट्रॉन होते हैं, उनको भी क्या करा जा सकता है, उनका भी क्या किया जा सकता है, विखंडन जारी रख सकते हैं वे भी, और उनका भी और संदमक के उपयोग की किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ये थे भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास किस प्रकार से होता है, प्रारंभिक चरण में क्या होता है और बाद में क्या होता है। अब इस विकास यात्रा के दौरान भारत में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थापना समय समय पर की गई। सबसे पहला जो भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया गया वो था अप्सरा, जो कि बंबई में स्थापित किया गया था। उसके बाद में कनाडा के सहयोग से साइरस नाम का नाभिकीय संयंत्र या न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट मुंबई में स्थापित किया गया। फिर प्लूटोनियम प्लांट बॉम्बे ट्रोम्बे में स्थापित किया गया और इस प्लूटोनियम प्लांट में फ्यूल प्रोसेसिंग द्वारा क्या करा जाता है,
विखंडनीय और गैर विखंडनीय, अर्थात ऐसा यूरेनियम जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, ऐसा ईंधन जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वो तो कहलाता है विखंडनीय, और गैर विखंडनीय ईंधन जिसके द्वारा आगे ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। इन दोनों को अलग अलग करना इस प्लांट के द्वारा प्रारंभ हुआ। उसके बाद में जैरलीना, पूर्णिमा और धर्मा नाम से अन्य न्यूक्लियर रिएक्टर बंबई में स्थापित होते हैं। उसके बाद कामिनी नाम से कल्पक्कम तमिलनाडु में न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में स्थापित होता है। कैगा कर्नाटक में उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में स्थापित होता है, और उसके बाद में कुडानकुलम तमिलनाडु में भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की जाती है। उसके बाद प्रमुख जो नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है आप सभी को मालूम है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में स्थित है। इसकी जो स्थापना होती है वो BARC के रूप में नहीं होती, 1948 में इसकी AEET के नाम से इसकी स्थापना होती है। AEET का तात्पर्य है एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट। एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट के रूप में 1948 में BARC की स्थापना होती है, बार्क की स्थापना होती है, और 1954 में यही AEET बार्क में परिवर्तित हो जाती है। और बार्क द्वारा क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी का मापन पूरे देश में किया जाता है, और पूरे देश में इसने अपने स्टेशन जो लगा रखे हैं उनके द्वारा ये रेडिएशन की मात्रा को नापता है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियर या नाभिकीय क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है NPCIL, जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अतिरिक्त IGCAR जो कि है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं जो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर या नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती हैं वो है भाविनी, जिसका नाम है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, तमिलनाडु में स्थित है, और NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो कि हैदराबाद में स्थित है। इन सभी संस्थाओं के निर्माण का क्रम और लोकेशन हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसी कारण इन तथ्यों को मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी प्रक्रिया थी, नाभिकीय विखंडन के बारे में। हम देख चुके हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। अब हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय विखंडन के बारे में तो हमने देखा था कि एक नाभिक विभाजित होकर हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है। नाभिकीय संलयन इससे विपरीत प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, केवल दो नहीं, दो से अधिक हल्के नाभिक भी हो सकते हैं, वो आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस संलयन की क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। और नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है उसके लिए शर्त क्या है, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बहुत अधिक होना चाहिए, दाब जो है वो भी क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। तो उच्च ताप और दाब की कंडीशन में ही नाभिकीय संलयन की क्रिया हो सकती है। और सूरज और तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या हाइड्रोजन बम के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण है, सूरज में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो दो हाइड्रोजन के नाभिक, जो दो हाइड्रोजन के हल्के नाभिक हैं 1H2 और 1H3 के मिलने से एक हीलियम का नाभिक मिलता है, उसके द्वारा क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि नाभिकीय संलयन की रिएक्शन है। और सूर्य और तारों में इसी प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। और हाइड्रोजन बम का भी सिद्धांत नाभिकीय संलयन ही है। तो ये बात थी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की। इसके अतिरिक्त हमने रेडियो एक्टिविटी के कुछ अन्य प्रयोग भी देखे थे, अन्य अनुप्रयोग भी देखे थे। उसमें से एक था कार्बन डेटिंग, जिसके द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, किन्हीं जीवों की, किन्हीं पेड़ों की या जीवाश्मों की एज या आयु का पता लगाया जाता है। तो जीवाश्मों की, पेड़ों की जो आयु है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा नापी जाती है। और उसका सिद्धांत क्या है कि किसी भी जो पेड़ होता है, पादप होता है, वो वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या ग्रहण करता है, कार्बन ग्रहण करता है। और ये कार्बन जो है वो ये कार्बन 14 के रूप में ग्रहण करता है। और जब पौधा क्या हो जाता है, मृत हो जाता है या व्यक्ति मृत हो जाता है, अच्छा पौधे से देखिए इस प्रकार से क्या होता है, CO2 कार्बन 14 के रूप में कार्बन CO2 के माध्यम से कौन लेते हैं, प्लांट्स या पेड़ पौधे लेते हैं। अब पेड़ पौधों से ये कहां पहुंच जाता है,
ये मानव में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार वायुमंडल में जो कार्बन है वो पेड़ों से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, मानव में पहुंच जाता है। लेकिन जब मानव की मृत्यु हो जाती है, किसी जीव की मृत्यु जब हो जाती है, किसी भी जीव की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये आदान प्रदान जो है वो रुक जाता है, अर्थात कार्बन 14 अब और अधिक इकट्ठा होना उस शरीर में रुक जाता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर कार्बन 14 की जो मात्रा है उसको नापकर और कार्बन 12 की जो मात्रा है उसको नापकर जीवाश्म या पेड़ पौधे की आयु का जब मापन किया जाता है, उसी को क्या कह दिया जाता है, कार्बन डेटिंग कह दिया जाता है। और इस कार्बन डेटिंग के लिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो है C14 और C12। तो ये था कार्बन डेटिंग। अगला जो अनुप्रयोग है रेडियो सक्रियता है का वो है पृथ्वी की आयु का मापन। तो देखिए पृथ्वी की आयु के मापन का सिद्धांत यहाँ पर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि रेडियो सक्रियता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो अस्थायी नाभिक है वो अस्थायी नाभिक धीरे धीरे क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से अल्फा बीटा और गामा विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करता है और स्थायी नाभिक में परिवर्तित होने की कोशिश करता है। तो प्रारंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो जो पृथ्वी है उसमें अत्यधिक अस्थायी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ था वो क्या था, यूरेनियम। अब इस यूरेनियम अस्थायी पदार्थ ने स्थायी पदार्थ के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये अधिक स्थायी पदार्थ Pb लेड में बदलता गया। तो जैसे जैसे पृथ्वी की आयु बढ़ती गई वैसे वैसे ये प्रारंभिक यूरेनियम किस में परिवर्तित होता गया, Pb या लेड में परिवर्तित होता गया। तो यूरेनियम और लेड का अनुपात धरती पे किसी भी जगह नापकर हम उसके चट्टानों की आयु का पता लगा सकते हैं। जिस भाग में क्या होगा, पृथ्वी के जिस भाग में क्या होगा जहां यूरेनियम की मात्रा अधिक होगी, इसका तात्पर्य क्या है, वो जगह क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, अधिक एज की है, क्योंकि वहां पे अभी भी क्या है, यूरेनियम लेड में परिवर्तित हो रहा है। इसी तरह से उल्कापिंड की आयु का जो अंदाजा है वो भी K40 के द्वारा इसी सिद्धांत के आधार पर लगाया जाता है। तो ये पृथ्वी की आयु और उल्कापिंड का मापन रेडियो सक्रियता के माध्यम से किस प्रकार किया जाता है इसकी हमने बात की। इसके अतिरिक्त रेडियो सक्रियता के कृषि और उद्योग क्षेत्र में भी कुछ अनुप्रयोग हैं। आइए देखते हैं कृषि और उद्योग क्षेत्र में क्या रेडियो सक्रियता के उपयोग हैं। कृषि क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो फसल हैं उनके जो बीज हैं उनको यदि गामा विकिरणों से उपचारित कर दिया जाता है तो उन बीजों की न केवल क्वालिटी अपितु प्रोडक्टिविटी अर्थात उनकी उत्पादकता और गुणात्मकता दोनों ही क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार फल और सब्जियां जो हैं उनको यदि गामा विकिरणों से उपचारित कर दिया जाए तो वो ज़्यादा समय तक क्या रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहती हैं। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में क्या करा जाता है, गामा विकिरणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो बड़ी बड़ी मशीन हैं उनमें, भारी जो मशीन है, बड़ी जो मशीन है उनमें किसी दरार की उपस्थिति गामा विकिरणों को छोड़कर यदि गामा विकिरण आर पार हो जाती है, उस सिद्धांत के आधार पर मशीनों में दरार का पता लगाया जाता है। इसमें उद्योग क्षेत्र में रेडियो सक्रियता का प्रयोग करते हुए। इसके अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र में भी रेडियो सक्रियता के कुछ अनुप्रयोग है। चिकित्सा क्षेत्र में यदि हम बात करें तो अल्फा जो विकिरण है वो चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिदीप्ति चमक उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि बीटा जो विकिरण जो कि रेडियो सक्रियता के माध्यम से उत्सर्जित होती है उसका प्रयोग ट्रेसर के रूप में किया जाता है। ट्रेसर क्या होता है, किसी भी बीमारी वाले हिस्से को पहचानने का जो यंत्र होता है वही क्या होता है, ट्रेसर। तो बीटा विकिरणों को ट्रेसर के रूप में उपयोग किया जाता है कि बीमारी वाले हिस्से की पहचान करने के लिए। इसी प्रकार गामा विकिरण व जो कोबाल्ट विकिरण हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सोडियम 24 है उसका उपयोग रक्त में इसका प्रवेश कराकर जो बीमारी वाला हिस्सा है उसकी पहचान करने के लिए ट्रेसर के रूप में किया जाता है। और आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड की जांच के लिए किया जाता है। तो ये कुछ अनुप्रयोग थे चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता के। अब रेडियो सक्रियता के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, उसके विभिन्न उपयोगों को हमने देखा। अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी हमें देखने होंगे। है तो ये फैक्ट लेकिन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इन फैक्ट्स को हमें देखना होगा।
सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियो सक्रियता का जो मापन किया जाता है उसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, बैकेरल है। बैकेरल इसका क्या है, मात्रक है। इसके जो खोज करता है हेनरी बैकेरल, उन्हीं के नाम पर इसका जो मात्रक है वो क्या है, बैकेरल है। तो रेडियो सक्रियता को किसके माध्यम से नापते हैं, बैकेरल के माध्यम से नापते हैं। इसके अतिरिक्त C14 और K14 क्या है, प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं और इनका विखंडन स्वतः ही धीरे धीरे क्या होता है, हो रहा होता है। इसके अतिरिक्त रेडियो सक्रियता में एक शब्द प्रमुख रूप से प्रयोग होता है, वो है अर्ध आयु काल। क्या है, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का तात्पर्य है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अपने प्रारंभिक द्रव्यमान से आधा हो जाना। तो कितने समय में कोई रेडियो एक्टिव, जैसे ये 500 ग्राम का कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कितने समय बाद अपने प्रारंभिक द्रव्यमान से आधा हो जाएगा, वही क्या होता है, अर्ध आयु काल होता है। वही क्या होता है, अर्ध आयु काल होता है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे नाभिक होने में जो लगा समय है वही क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव अर्ध आयु काल कहलाता है। जो ट्राइटिनियम और प्लूटोनियम है उनका अर्ध आयु काल क्या है, कम है। अर्ध आयु काल कम क्या है, वो विखंडित कैसे होंगे, तेजी से होंगे, यानी उनके आधे नाभिक होने में समय क्या होगा, बहुत कम लगेगा। इसीलिए ये प्रकृति में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं और आज पाए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त रेडियो एक्टिविटी का एक नियम है जो भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वो नियम क्या है कि नाभिकीय क्षय की जो दर होती है वो प्रारंभिक नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। तो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकीय क्षय की दर प्रारंभिक नाभिकों के समानुपाती होती है। तो प्रारंभिक नाभिक जितने अधिक होंगे उतने ही उस प्रारंभिक नाभिक जितने अधिक होंगे उतनी ही क्या होगी, दर होगी। किसकी दर होगी, नाभिकीय क्षय की दर। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता के बारे में विस्तार से चर्चा की। आशा है रेडियो सक्रियता के संबंध में आपकी जो समझ है वो इस क्लास के माध्यम से विकसित हुई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।